अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं एमडी कैट के फिज़िक्स के लेक्चर अपने चैनल पे अपलोड करूंगा। और इससे पहले मैं एक लेक्चर अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने सिलेबस को डिस्कस किया है। एमडी कैट का फिज़िक्स का सिलेबस और ए लेवल के साथ इसको कंपैरिजन किया है। ठीक है। आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट चैप्टर से, दैट इज़ फोर्स एंड मोशन। एमडी कैट का फर्स्ट चैप्टर है सिलेबस के लिहाज से। अगर आप देखें, इस लेक्चर में मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की टाइप्स, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन और सारे ग्राफ्स और कुछ पास पेपर के सिचुएशंस की बात करूँगा। ठीक है। अ- अगर आपको एमडी गेट सीखना है और इस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है तो ये आपके लिए बहुत मौजूद लेक्चर है और इसके वो सुनने के बाद आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट जी। डिस्टेंस का बच्चों आप लोगों को ए लेवल फिजिक्स में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि डिस्टेंस क्या होता है। लेंथ ऑफ पाथ जो ऑब्जेक्ट कवर करता है उसको डिस्टेंस का नाम दिया जाता है। अगर एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से, लेट्स से, इस जगह पे पहुंचता है, डिफरेंट पाथ से होकर जाता है, तो ये अगर एक ए से बी तक इसने ट्रेवल किया है, इस पाथ की जो लेंथ होगी, जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ से यहाँ तक गया है, इस पाथ की जो लेंथ होगी इसको हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस कहेंगे। डिस्टेंस हमेशा डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। और डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होता है, कभी भी डिक्रीज नहीं होता। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर आपका एक ऑब्जेक्ट इस पॉइंट ओ से डिस्टेंस देख रहे हैं, तो जैसे ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है डिस्टेंस विल इंक्रीज, इंक्रीज, इंक्रीज। इवन वापस भी आ रहा है तो डिस्टेंस इंक्रीज होगा। ठीक है। इसी पाथ पे वापस इधर पहुंच गया है, एक तरफ जाने का डिस्टेंस था डी, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट इज 2d। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी है, सॉरी, डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट जो है वो इन दो पाथ्स पे, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, जब एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है तो उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया। ये इंपॉर्टेंट बात है एफएससी के लिहाज से। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो डिस्टेंस ए से बी तक जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा फ्रॉम पॉइंट ए टिल पॉइंट बी, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस दिस लाइन। और ये जो इसका एरो होगा दैट शोज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है, वो इस केस में ए है। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये इंक्रीज भी हो सकता है, ये डिक्रीज भी हो सकता है। जैसे अगर एक ऑब्जेक्ट इसी डायग्राम में देखें, एक ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, यहाँ डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। वापस आएगा तो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। मतलब क्या है कि इस जगह पे है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट चला जाता है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये है। अब देख लें इसकी लेंथ, इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो गया। अगर आप ऑब्जेक्ट वापसी पे यहाँ पे पहुंच जाता है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है इस पॉइंट से हम देख रहे हैं तो ये है, तो लेंथ ऑफ दिस वेक्टर इज डिक्रीजिंग। ऑब्जेक्ट पॉइंट ओ से एक तरफ है टुवर्ड्स राइट, चाहे वो आगे जा रहा था चाहे वापस आ रहा था, डिस्प्लेसमेंट जो है हमेशा पॉजिटिव होगा। और अगर ऑब्जेक्ट वापस पॉइंट ओ से इस तरफ चला गया है टुवर्ड्स लेफ्ट यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो एज कंपैरिजन टू दिस वेक्टर जो है अब नेगेटिव हो गया। तो एक पॉइंट से अगर आप ऑब्जेक्ट राइट साइड पे ही है थ्रू आउट, चाहे वो जा रहा है वापस आ रहा है, चाहे वो जाते हुए वापस आते हुए, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। और अगर वापस इधर चला गया तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। ठीक हो गया। और अगर डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब ऑब्जेक्ट पॉइंट ओ की तरफ आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है तो पॉइंट ओ से दूर जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अब देखना यह है कि कब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल हो सकते हैं। जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट बात है कि स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में जा रहा है,
ये इसकी स्टार्टिंग पोजीशन थी पॉइंट ए और ये फाइनल पोजीशन है पॉइंट बी। इसमें देखो डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस को मैं एस से शो करता हूँ और डिस्प्लेसमेंट को डी से शो करता हूँ। तो आपको नज़र आ रहा है कि इस केस में डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल है। मैग्नीट्यूड को हम दो वर्टिकल लाइन से शो करते हैं। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगे। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट एक पॉइंट ए से बी तक जा रहा है, इस पाथ में ऐसे गया, तो अब देखें इसका जो डिस्टेंस है वो ये है और इसका डिस्प्लेसमेंट ये है। इस केस में अगर आप गौर करें तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है या डिस्टेंस ज़्यादा है, तो आपको बड़े आराम से पता चल जाएगा कि इस केस में जो डिस्टेंस है उस वो ज़्यादा है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। ठीक है, इस केस में इक्वल था। क्या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा हो जाए? तो ऐसी कभी भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से ज़्यादा हो जाए। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा हो सकता है, वो मैनी सिचुएशंस हैं। जैसे इस केस में भी एक एग्जांपल है, सर्कल के ऊपर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उस केस में भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा हो सकता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है। वो कब हो सकता है? वो जब आपके पास स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए कि जी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशो फाइंड करना है, ये क्या हो सकता है? क्या ये ग्रेटर देन वन हो सकता है? इज दिस ए पॉसिबल आंसर? तो दिस इज नो, ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता कि रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर देन वन हो जाए। ये इक्वल टू वन कब हो सकता है? ये भी एक ये सिचुएशन है। अदरवाइज बाकी सिचुएशंस में डिस डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस जो है वो हमेशा लेस देन वन होगा। डिस्प्लेसमेंट का जो आंसर है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है वो डिस्टेंस से हमेशा कम होगी, स्ट्रेट लाइन के अलावा। स्ट्रेट लाइन एक ही डायरेक्शन में, ये याद रखना है। ए लेवल वाले स्टूडेंट्स जहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि एफएससी में जब ऑब्जेक्ट कहा जाए कि स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो इसका मतलब वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, वो आगे से वापस टर्न होके नहीं आ रहा। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट वापस आगे से टर्न होके आएगा ना, तो फिर आप देखेंगे जी उस सूरत में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस फर्क हो जाएंगे। जब वापस ऑब्जेक्ट इधर आ गए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, लेकिन डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट का 2D है, यहाँ फर्क हो गए। लेकिन हमने ये एज्यूम करना है, हमने ये देखना है कि ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में आगे की तरफ, जब लीनियर मोशन की बात की जा रही है, मोशन इज स्ट्रेट लाइन, तो दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन वन डायरेक्शन, उसमें कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। ठीक है, सिंपल सा एक सिचुएशन हम डिस्कस कर लेते हैं। ये एक क्वेश्चन है कि बॉल ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट एक्स टू पॉइंट वाई, यहाँ से इधर गया और रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर ट्रैक इज 1 मीटर एज यू कैन सी। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल फ्रॉम एक्स टू वाई? एक्स टू वाई डिस्प्लेसमेंट क्या है? ठीक है बच्चों, यहाँ से ये देखें, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एक्स टू वाई। और डिस्टेंस की अगर आप बात करें तो दिस इज डिस्टेंस। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना है और डिस्टेंस कितना है? सो डिस्प्लेसमेंट इज द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर विच इज द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। ये 1 मीटर इसका रेडियस है, सो डायमीटर ऑफ दिस सर्कल इज 2 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट इज 2 मीटर। आप बाकी ऑप्शंस को क्रॉस कर देंगे, 2 मीटर। डिस्प्लेसमेंट चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब डायरेक्शन भी होगी इस केस में, तो ड्यू साउथ, ये इसका आंसर होगा बी। ये खाली डिस्प्लेसमेंट, ये उसके साथ डायरेक्शन मेंशन करना ना करना जो है वो डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, इसलिए जो है ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि डिस्टेंस कितना ऑब्जेक्ट ने कवर किया है, तो डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ दिस पाथ, और ये कितना होगा आपके ख्याल में पूरे सर्कल का? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ओ लेवल मैथ में कि अराउंड द सर्कुलर पाथ टोटल जो लेंथ होती है दैट इज 2 पाई आर, या इन टर्म्स ऑफ डायमीटर की बात करें तो 2 r इज डायमीटर, तो पाई डी। ठीक है, अगर आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की बात करनी है तो इस केस में लेंथ ऑफ दिस पार्ट जो है वो 2 पाई आर डिवाइडेड बाय फ्रॉम ए टू बी
सो एस विल बी इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2 विच इज पाई आर। ठीक है, तो इस सिचुएशन में पाई आर होगा और आर इज 1, सो पाई इज द डिस्प्ले डिस्टेंस इन दिस केस। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको बता दी कि कैसे आपको हैंडल करनी आनी चाहिए। अच्छा बच्चों, अगर इस केस में थोड़ा सा हम फर्दर जाएं, लेट मी इंसर्ट सम स्पेस ओवर हियर। बहुत बेसिक सी एग्जांपल्स करते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ से इधर गया है, इस पाथ पे ऐसे जाके वापस इधर आया यहाँ पे। सो लेट्स से दिस इज 4 मीटर, 4 मीटर ड्यू ईस्ट गया है, और देन यहाँ पे 2 मीटर जो है वो साउथ की तरफ गया है, देन 4 मीटर जो है वो यहाँ पे गया है। ठीक है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, बी इसकी फाइनल पोजीशन है। अगर आपसे कहा जाए कि डिस्प्लेसमेंट गया है, तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं कि सर ये डिस्प्लेसमेंट है इस केस में, 2 मीटर ड्यू साउथ। अगर कहा जाए इसका डिस्टेंस कितना है, तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं कि इस पूरे पाथ का जो लेंथ है दैट इज डिस्टेंस, सो विच इज इक्वल टू 10 मीटर। सो इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट है। फिर अगली सिचुएशन है बच्चों, अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है, जो पहले मैंने थोड़ा सा डिस्कशन भी करा दिए। तो उस सूरत में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का फ़र्क क्या होगा। सो इस केस में हम देखना चाह रहे हैं कि लेट मी, मैं इसकी शक्ल सर्कल की देखना चाह रहा था, लेकिन पुट करना चाह रहा था मगर नहीं है, तो छोड़ें, तो ऐसे ही कर लेते हैं। ये एक आपके पास सर्कुलर पाथ में एक ऑब्जेक्ट मूव किया, लेट से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बच्चों, डिस्प्लेसमेंट जो है वो ये वेक्टर होगा, इसकी लेंथ दैट इज रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर हम कह दें कि आर है, तो डिस्प्लेसमेंट इज 2 आर, और डिस्टेंस एस जो है वो इस पाथ की जो लेंथ है वो आपके पास है 2, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2। 2 पाई आर इज द सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाई 2, सो दिस इज पाई आर। अगर आपसे कहा जाए कि जी रेशियो ऑफ डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट की बात करना चाहे, डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस की बात करना चाहें, तो 2 आर डिवाइडेड बाई पाई आर, ये क्वेश्चन आ सकता है। फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ठीक है, अगर एक ऑब्जेक्ट इस जगह से जाके वापस अपनी जगह पे आ जाता है, तो मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो आंसर इज 0। और व्हाट इज डिस्टेंस, द आंसर इज 2 पाई आर। उस सूरत में अगर पूछता है कि आप डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशो निकालें या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का निकालें, तो यू शुड बी एबल टू डू दैट। ठीक है, सो सर्कुलर पाथ में इन दोनों का फाइंड करना आना चाहिए। और जो है लेट्स डू दिस क्वेश्चन। फॉर वन कंप्लीट रोटेशन द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, दिस इज वन कंप्लीट रोटेशन, सर्कुलर पाथ की बात कर रहे हैं, और हमसे क्या पूछ रहा है, रेशियो बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आप इसको ज़रा ट्राई करें कि वन कंप्लीट रोटेशन में डिस्टेंस कितना कवर किया होता है, शाबाश, 2 पाई आर। डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया होता है, 0। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डिस्टेंस इज 2 पाई आर डिवाइडेड बाई डिस्प्लेसमेंट इज 0। अब ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि अगर आप 0 से किसी नंबर को डिवाइड करते हो, तो आंसर इज ऑलवेज इन्फिनिटी। ये आप लोगों के लिए नहीं हो सकती, ए लेवल स्टूडेंट्स के लिए। एफएससी वालों को ये ऑलरेडी बात पता होती है कि इफ़ यू डिवाइड एनी नंबर विद ज़ीरो, इट विल गिव यू इन्फिनिटी। और अगर आप ज़ीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करें, तो आंसर विल बी 0। ये आप लोगों को पता है। ठीक है, तो अगर ये कहा होता कि रेशियो बिटवीन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो आपके पास आंसर इन्फिनिटी है। मगर अगर आपसे कहा होता है कि रेशियो बिटवीन
डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, तो फिर आंसर क्या होता? फिर आंसर ज़ीरो होता, क्योंकि ज़ीरो इज डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इज 2 पाई आर, सो एनी थिंग ज़ीरो डिवाइडेड बाई एनी थिंग पर आपके पास ज़ीरो होती। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज, दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की रेशियो की बात कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट जी, मैं उसको डी से शो कर रहा हूँ और डिस्टेंस को मैं इससे शो कर रहा हूँ। ये रेशियो किसके इक्वल है? आप ज़रा दिमाग पे जोर डालिए और ट्राई कीजिए कि इसको कैसे करेंगे। क्या ये ट्रू हो सकता है? ऑलवेज वन? तो आंसर इज नो, क्योंकि ऑलवेज वन नहीं होती। सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस वन होता है, ओनली ऑन स्ट्रेट लाइन। तो दैट इज नॉट ट्रू, ऑलवेज नहीं। ठीक है। दूसरी बात, मोर देन वन। डिस्प्लेसमेंट मोर देन वन, ये रेशो कब होगी? जब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा हो। जब रेशो आप फाइंड करते हो दो क्वांटिटी की और वो वन से कब ज़्यादा होती है? जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो। तो मोर देन वन तब होगा जब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा हो, एंड दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन एनी सिचुएशन। ऑलवेज लेस देन वन, क्या ऑलवेज लेस देन वन होगी? तो फिर ये स्ट्रेट वाली D/S इक्वल टू वन स्ट्रेट लाइन पे होता है, तो ये बात यहाँ पे इग्नोर हो गई। ठीक है। इक्वल आर लेस देन वन, सो इसका ये आंसर होगा। इक्वल कब होगी? जब स्ट्रेट लाइन में है, जब कर्व पाथ में होगा तो लेस देन वन होगी। तो इसलिए ये पास पेपर, एमडी केट के पास पेपर का क्वेश्चन है, आपने टेक्निकली इसको समझ के जवाब देना है। ठीक है। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस the ratio of distance to the magnitude of displacement when body covers a semicircle is, ये ऊपर बात कर चुका हूँ कि जब एक ऑब्जेक्ट सेमी सर्कल में मूव करता है। सेमी सर्कल का आइडिया होना चाहिए क्या मतलब है। अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ से इस पाथ पे गया है और वो यहाँ पे पहुंच गया, तो दिस इज सेमी सर्कल, इट विल बी द path covered by the body is this path, that is the semicircle. Okay, so we have to find the ratio of distance over displacement. So what is distance? Distance बच्चों होता है पाई इंटू आर। पाई इंटू आर इज द रेडियस, एंड दिस डिस्टेंस यू कैन सी इज, यहाँ से यहाँ तक, इज पाई आर। और कंप्लीट डिस्टेंस की बात करें तो वो 2 पाई आर होता है। तो मैंने सेमी सर्कल की बात करनी है, तो दैट इज पाई आर। पाई आर डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट इज बच्चों 2 आर। So pi r divided by 2r is pi divided by 2. So option A is correct. बहुत सिंपल है, इससे इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ए लेवल फिजिक्स के लिहाज से एमडीकेट के क्वेश्चंस का जो स्टाइल है या क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल है वो बहुत कम है। इससे आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने कुछ मोस्टली क्वेश्चन जो है वो एमडीकेट के पास पेपर से उठाए हुए हैं। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का मैंने आपको किस्सा बता दिया है। इसमें एक छोटी सी चीज़ है जो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, एफएससी ए लेवल स्टूडेंट्स के लिए। वो मैं यहाँ पे इस जगह पे ही बता देता हूँ। बच्चों, डिस्प्लेसमेंट को इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर कैसे लोकेट करते हैं? अगर आपके पास ये कोऑर्डिनेट एक्सेस है, दैट इज एक्स एक्सेस एंड दैट इज वाई एक्सेस, और एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाता है। ए इज द इनिशियल पोजीशन एंड बी इज द फाइनल पोजीशन। जब एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है तो उसको हम कहते हैं कि उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अगर ऑब्जेक्ट मूव करके वापस उसी पोजीशन पे आ जाता है, इसका मतलब उसका कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हुआ। तो इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर पॉइंट ए पे था R1, लेट्स से। पोजीशन वेक्टर आप लोगों ने ओ लेवल में पढ़ा हुआ है कि एक पॉइंट को ओरिजिन से जो वेक्टर मिलाता है उसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं। और जो फाइनल पॉइंट जिस पे गया, इसका पोजीशन वेक्टर है R2।
एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है आपके पास ये है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को फाइंड करना है, तो अगर आप वेक्टर का, आपको पता है हेड टू टेल रूल मेथड के, ये वेक्टर R1 और ये D, ये दोनों ऐड होके ये वेक्टर बना रहे हैं R2। सो R1 प्लस D is equal to R2। So we have to find D, which is equal to R2 minus R1। So position vector of final point minus position vector of initial point is the displacement vector। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, उसका मैग्नीट्यूड वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है। सो वेक्टर का मैं एक अलग लेक्चर भी रिकॉर्ड करूंगा जिसमें वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड और उसके इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं। मगर आपको यहाँ पे एक अंदाजन एक चीज़ बता दी है कि डिस्प्लेसमेंट को इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है। और अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट पहले ये था D1, एंड देन उसने डिस्प्लेसमेंट ये कवर किया D2, और वो कहता है कि फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू वेक्टर्स इसको ट्रीट करते हैं, ये याद रखना। ऐसा नहीं कि एक आपसे कहा जाए कि एक ऑब्जेक्ट 10 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट किया है और 5 मीटर टूवर्ड्स साउथ किया है, तो फाइंड टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो 10 + 5 नहीं होगा, आप इसको वेक्टर के तरीके से ऐड करेंगे। तो अगर आपके पास ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं D1 D2, तो D विल बी इक्वल टू D1² प्लस D2² अंडर रूट। वेक्टर एडिशन आपको पता है कि इफ़ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर तो उसको ऐसे हैंडल करते हैं। ठीक है। और अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है तो फिर वेक्टर एडिशन के जो बाकी रूल्स हैं सारे, वो एक सेपरेट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। ये वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। अच्छा बच्चों, अगली बात, स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या फ़र्क है। स्पीड क्या चीज़ है। स्पीड बच्चों जो आपके पास है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, दिस इज स्पीड। इसको V से भी शो किया जा सकता है, एस स्पीड को S से भी शो किया जा सकता है। सो यहाँ पे स्पीड इज डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज स्पीड। और यहाँ पे हम बात करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट नहीं है, तो फिर हम इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर उसकी डिफरेंट है तो वहाँ पे हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे। ठीक है। वेलोसिटी, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोमीटर/h या किलोमीटर H-1। और किलोमीटर, ये बहुत बुनियादी बात है कि किलोमीटर पर आवर से अगर आपसे कहा जाए मीटर पर सेकंड में, तो आपको पता होना चाहिए, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाता है तो आपको ये बात भी पता होनी चाहिए। ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आप लोग देख लेना। ठीक है, आसान सा काम है, कोई मुश्किल बात नहीं। और बच्चों, वेलोसिटी क्या चीज़ है। स्पीड्स, स्पीड में ये जानना ज़रूरी है कि ये स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। और वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी बोथ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। और अगर एक ऑब्जेक्ट, यूनिट इसकी भी मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर हो सकती है, दोनों यूनिट्स पॉसिबल हैं। और एक ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी का मतलब होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। तो एक ऑब्जेक्ट का टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है एक ऑब्जेक्ट का ज़ीरो कब हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से गया है और वापस अपनी जगह पे आ गया है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट उसी लाइन पे यहाँ से
जाते हुए और वापस आया है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, तो इसलिए उसकी एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी। एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। वेयर एज किसी भी पॉइंट पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी एट एनी टाइम होती है। ठीक है, वो डिफरेंट हो सकती है, जैसा कि हम आपको बताएंगे कि वो उसको कैसे हम टैकल करते हैं। अच्छा जी। सो rate of change of displacement is velocity. Velocity can be both positive, negative, एंड velocity नेगेटिव का क्या मतलब है? अगर एक ऑब्जेक्ट राइट डायरेक्शन में जा रहा है तो velocity आपकी पॉजिटिव होगी। वही ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज कर देता है तो velocity क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता था कि अगर आप एक पॉइंट से राइट साइड पे है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होती थी, लेफ्ट साइड पे चला गया तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी। सॉरी, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया। वेयर एज वेलोसिटी, जैसे ही ऑब्जेक्ट ने डायरेक्शन चेंज की तो वेलोसिटी जो है आपकी राइट टू, अगर लेफ्ट हो गई है डायरेक्शन तो वेलोसिटी आपकी ने डायरेक्शन चेंज कर लिया। ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी को ऐड सब्ट्रैक्ट करना वेक्टर के तरीके से होगा। और जो है अगर आपसे कहा जाए कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे गया है 10 मीटर, दिस इज 4 मीटर एंड दिस इज 10 मीटर। ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ऑब्जेक्ट किया है और इसने जो आपके पास लिए हैं 4 सेकेंड लिए हैं। टाइम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 4 सेकेंड। अगर आपसे कहा जाए कि इस ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड निकालें तो एवरेज स्पीड क्या होगी बच्चों? एवरेज स्पीड विल बी total distance over total time, and total distance covered is 24 divided by total time is 4, so that is 6 मीटर पर सेकेंड। अगर आपसे कहा जाए कि एवरेज वेलोसिटी निकालनी तो फिर क्या होगा बच्चों? एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इज दिस। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है उसकी लेंथ आपके पास होगी 4, 4 डिवाइडेड बाई 4, सो एवरेज वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? दैट इज टूवर्ड्स साउथ। ठीक है। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी और डिस्प्लेस स्पीड का यहाँ पे मैंने आपको फ़र्क बताया। फिर एक ऑब्जेक्ट जहाँ सर्कल में मूव करता है और अगर पॉइंट ए से चलते 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 पॉइंट ए पे पहुँचता है और आपसे कहा जाता है कि वी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, दिस इज वेलोसिटी, तो क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी विल बी जीरो बिकॉज डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। और अगर कहा जाए कि एवरेज स्पीड निकालनी है, फिर ज़रा आप सोचें एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? एवरेज स्पीड बच्चों का टोटल डिस्टेंस विच इज़ 2 पाई आर। पॉइंट ए से ऑब्जेक्ट वापस पॉइंट ए पे गया है, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई जो उसने टाइम लिया है। टाइम को कैपिटल टी से भी शो करते हैं क्योंकि ये टाइम पीरियड होगा। 2 पाई आर डिवाइडेड बाई कैपिटल टी, इस केस में एवरेज स्पीड ही होगी। ठीक है। अच्छा जी। सो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, स्पीड, वेलोसिटी, ये कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि जी एवरेज स्पीड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन। ये बहुत ज़्यादा एमडीकेट में पूछी जाती है कि अगर आपसे कहा जाए कि एवरेज स्पीड निकालें डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर, सेम डिस्टेंस अगर ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है, फॉर एग्जांपल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, इस पॉइंट तक गया, इसका डिस्टेंस एस था और इसकी वेलोसिटी v1, स्पीड v1 थी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट, और यहाँ से आगे इक्वल डिस्टेंस गया, इसकी स्पीड v2 है, तो एवरेज स्पीड क्या होगी फॉर द होल जर्नी? एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी निकालनी पड़े तो क्या होगी? आप ज़रा प्रोसेस कर लें इसको, सोचें, फिर मुझे बताएं कि इसमें हम कैसे टैकल कर सकते हैं। शाबाश, क्योंकि इसमें आपका जानना ज़रूरी है। सो सेम डिस्टेंस, चलें आपने प्रोसेस कर लिया होगा। एवरेज स्पीड के लिए क्या करते हैं बच्चों? वी एवरेज
टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस आपके पास सेम है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कवर इज, आपके पास s प्लस एस दैट इज 2s, मैं फार्मूला ड्राइव करने लगा, ओवर टोटल टाइम। यहाँ पे जो टाइम t1 लगा, टाइम कैसे निकालते हैं बच्चों, स्पीड जो है वो डिस्टेंस ओवर टाइम। सो टाइम निकालने के लिए टाइम विल बी डिस्टेंस ओवर स्पीड। सो यहाँ पे जो टाइम लगा t1 इस पार्ट में फ्रॉम पॉइंट ए, इसको बीच में हम कह देता हूँ c, ए टू सी तक का जो टाइम है वो डिस्टेंस s ओवर स्पीड v1। यहाँ पे जो टाइम है डिस्टेंस s ओवर स्पीड v2। तो टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम इज s ओवर v1 प्लस s ओवर v2। मैं आपके लिए डराइव कर देता हूँ कि इक्वेशन आपके लिए किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। सो 2s, आगे इतनी जमा तफरीक डिनोमिनेटर को आप कर सकते हैं कि क्या होगा, v1 v2 एलसीएम है। सो v2s प्लस v1s, ये डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा इसके इसके साथ। सो 2s टाइम v1 v2 डिवाइडेड बाय v2s प्लस v1s। इसको सिंप्लीफाई कर लें बच्चों, s नीचे से कॉमन ले लें, 2v1 v2 ओवर s कॉमन ले लेंगे, v1 प्लस v2, ठीक है। सो ऊपर भी डिस्टेंस था s, ये डिस्टेंस s कैंसिल हो गया आपके पास, तो आपके पास एवरेज स्पीड का फार्मूला बना, ये जानना ज़रूरी है, 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। ये फार्मूला याद रखिएगा, एवरेज स्पीड का तब एप्लीकेबल है जब, अगर आपको कहा जाए कि एक ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड पहले एक डिस्टेंस के लिए v1 थी और बाद में उतने डिस्टेंस के लिए स्पीड v2 थी, तो एवरेज स्पीड निकालें फॉर द होल जर्नी, तो आपने क्या करना है, 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द स्पीड्स ओवर उनका जो है सम। लेकिन याद रखना, अगर वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम बात ही हो जाएगी। अगर स्ट्रेट लाइन में है तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम ही होगी, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही होता है, ठीक है। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपके पास सेम डिस्टेंस हो। अगली बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट का टाइम सेम लगा है तो उस सूरत में एवरेज स्पीड कैसे फाइंड करेंगे। ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, उसकी एवरेज उसकी स्पीड v1 थी, बी से सी तक उसकी स्पीड v2 थी, लेकिन ड्यूरिंग ए टू बी जो टाइम लगा है वो बी टू सी भी उतना ही टाइम लगा है। तो आपसे कहा जाए कि एवरेज स्पीड निकालें फॉर द होल जर्नी इन टर्म्स ऑफ v1 एंड v2, क्या लगेगा, आप ज़रा सोचिए, ज़रा प्रोसेस कीजिए। तो मैं आपको ड्राइव कर देता हूँ बच्चों, एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस, इस केस में क्या होगा, s1 प्लस s2 ओवर टोटल टाइम t, t1 प्लस t2 टाइम टोटल, तो 2t हो गया, ठीक है। सो s क्या होगा बच्चों, s1 जो होगा वो v1t, s2 होगा v2t। सो यहाँ पे इसकी वैल्यू डालिए बच्चों, v1t प्लस v2t ओवर 2t। तो यहाँ से ऊपर से t कॉमन लीजिए, तो आपके पास बनेगा v1 प्लस v2 ओवर 2t बच्चों। ये टी कैंसिल हो गया, तो फार्मूला क्या बना, एवरेज स्पीड जब आपके पास टाइम सेम लगता है तो ये होता है v1 प्लस v2 ओवर 2। टाइम सेम हो तो डायरेक्ट स्पीड्स का एवरेज कर लें दोनों का, v1 प्लस v2 ओवर 2। बट अगर डिस्टेंस बच्चों सेम हो तो फिर आपके पास ये फार्मूला लगाएंगे। अगर डिस्टेंस भी फ़र्क हो, टाइम भी फ़र्क हो, तो फिर जो मैनुअल तरीका मैंने आपको बताया आप उस तरीके से निकालेंगे, ठीक हो गया। आई होप कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इवन देन अगर किसी को प्रॉब्लम होता है इस वीडियो को समझने में, तो फिर वो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों के जवाब सेंड उसमें फीडबैक में सेंड कर दूँ कमेंट्स के अंदर। अभी आपने ग्राफ्स पे भी आना है और
जो है वो एक्सेलरेशन को भी समझना है। देखें जी, ये क्वेश्चन देखें, एन ऑब्जेक्ट कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी वी आई। याद रखना, ए लेवल में हम इनिशियल वेलोसिटी के लिए यू यूज़ करते हैं, फाइनल वेलोसिटी के लिए वी यूज़ करते हैं, लेकिन एफएससी में इनिशियल वेलोसिटी के लिए वी आई और आई फॉर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के लिए वी एफ। तो ये छोटा सा फ़र्क है, इसको याद रख लीजिएगा, ये आपको काफ़ी फ़ायदा देगा। एन ऑब्जेक्ट कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी वी आई एंड द अदर हाफ, मतलब डिस्टेंस सेम है, विद वेलोसिटी वी एफ इन द सेम स्ट्रेट लाइन द एवरेज वेलोसिटी। अब सेम स्ट्रेट लाइन में है तो वेलोसिटी और स्पीड की सेम ही बात होगी। इस केस में एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? अगर आपको ये फार्मूला याद है ना कि सेम डिस्टेंस होता है, तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है? 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। तो इस केस में 2vi vf ओवर vi प्लस vf। तो ये आपके पास इसका आंसर होगा। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सेम टाइम की बात की होती बच्चों, तो फिर vi प्लस vf ओवर 2 होता। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ए रेडियो कंट्रोल्ड टॉय कार ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन फॉर अ सेम टाइम ऑफ 15 seconds, for a time of 15 second variation with velocity with time t of the velocity v of the car is shown। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि वेलोसिटी से ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्वेश्चन है। एवरेज वेलोसिटी स्पीड ये आपको बता दिया है। इससे पहले हम इसके अब थोड़े से ग्राफ्स की बात करेंगे, देन आपको ये बात समझ आएगी कि ग्राफ्स को अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सम अप करना है कि ग्राफ्स किस सिचुएशन में ग्राफ क्या शो करता है, वेलोसिटी और अभी डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, स्पीड और वेलोसिटी और उस चीज़ की। बच्चों ग्राफ्स में जनरली आपने ये समझना है कि आपके पास दो क्वांटिटीज होती हैं, एक एक्स एक्सिस पे होती है और एक वाई एक्सिस पे होती है। जब हम काइनेमेटिक्स के ग्राफ्स की बात करते हैं तो टाइम आपके पास एक्स एक्सिस पे होता है और वर्टिकल एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अगर आपके पास दो क्वांटिटीज हैं वाई और एक्स, तो अगर ये चीज़ है तो इसका मतलब ये होता है कि ग्रेडियंट आपके पास कांस्टेंट है, एंड ये भी समझना आना चाहिए कि ग्रेडियंट पॉजिटिव है। अगर क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है विद द इंक्रीज इन एक्स तो ग्रेडियंट पॉजिटिव होगा। इसके साथ अगर मैं एक ये वाली लाइन ड्रा करता हूँ, तो इसका मतलब ये होगा कि ब्लू लाइन में क्या है कि ग्रेडियंट है तो पॉजिटिव, लेकिन ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है। ग्रेडियंट कैसे फाइंड करते हैं? ग्रेडियंट टेंजेंट से। ये देखें, इस इसका ग्रेडियंट और ये बाद में जो पॉइंट है इसका ग्रेडियंट यहाँ से ज़्यादा है। थोड़ा और आगे जाएं तो ग्रेडियंट ज़्यादा, तो इस केस में ग्रेडियंट है पॉजिटिव बट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और ग्रेडियंट पॉजिटिव और डिक्रीज हो रहा होगा तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? ये देखें, ग्रेडियंट है पॉजिटिव और डिक्रीज हो रहा है इस केस में देखिए ग्रेडियंट यहाँ ज़्यादा, यहाँ पे थोड़ा कम, यहाँ पे थोड़ा और कम, तो ग्रेडियंट पॉजिटिव मगर डिक्रीज हो रहा है। अब आपके पास ग्रेडियंट नेगेटिव के लिए मैं लादा बना देता हूँ। कोई भी क्वांटिटीज हैं एक्स एंड वाई, हम ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं जनरली। अगर आपके पास ये सिचुएशन है तो ग्रेडियंट एम जो है वो आपके पास नेगेटिव भी है और साथ में कांस्टेंट भी है। ऊपर वाले एक्सिस पे भी हो सकता है और ये यहाँ से इस तरह भी हम बात कर सकते हैं कि ग्रेडियंट आपके पास कांस्टेंट भी है और नेगेटिव भी है। अगर आपके पास ये सिचुएशन हो, ग्रेडियंट ये रेड लाइन में ग्रेडियंट आपके पास है तो नेगेटिव, लेकिन ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड जो है वो आपके पास ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है। सो रेड लाइन में ग्रेडियंट नेगेटिव है बट इट इज ग्रेडियंट इज इंक्रीजिंग। और ग्रेडियंट नेगेटिव हो और ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा हो तो उसका क्या मतलब होगा? उसका ये मतलब है, इस तरह की लाइन हम ये शो कर देते हैं कि ग्रेडियंट नेगेटिव है और डिक्रीज हो रहा है। ये देखें, यहाँ ग्रेडियंट ज़्यादा, यहाँ ग्रेडियंट कम, यहाँ पे ग्रेडियंट और कम। तो ये जनरली मैंने आपको बता दिया कि ग्रेडियंट्स के
क्या मतलब होते हैं, और ग्रेडियंट जो है वो आपके पास इंक्रीज कब हो रहा है, डिक्रीज कब हो रहा है, पॉजिटिव कब है, एंड सो ऑन। यहाँ पे बच्चों आप बात करते हैं कि अगर आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, यहाँ पे टाइम, यहाँ पे डिस्टेंस, इसको मैं एस से शो करता हूँ डिस्टेंस को। अगर ये इस तरह की सिचुएशन है, तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं हो रहा, वो कांस्टेंट डिस्टेंस पे है इस पॉइंट ओ से। तो ये सिचुएशन जो है ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे शो कर रही है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होगा बच्चों, ग्रेडियंट इज ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्पीड। ठीक है। और अगर आपके पास, मैं थोड़ी स्पेस क्रिएट कर रहा हूँ। अच्छा जी, हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को डिस्कस कर रहे थे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट जो है वो स्पीड होता है, और इसको मैं एस से शो किया हुआ है। अगर बच्चों आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये टाइम है, ये डिस्टेंस एस, ये इस तरह की सिचुएशन हो, तो इसका क्या मतलब होगा। अब देखिए, इसमें सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बात है कि डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इट शुड इंक्रीज टाइम के साथ, और कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट, दैट मीन स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। और स्पीड कैसे निकालेंगे, ग्रेडियंट ऑफ दिस ग्राफ से। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास 10 सेकंड में उसने टोटल 30 मीटर डिस्टेंस कवर किया, तो आपसे पूछे कि स्पीड क्या है, तो स्पीड विल बी इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ दिस ग्राफ। और ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, राइज दैट इज 30 और रन दैट इज 10। सो 30/10 विच इज 3 मीटर पर सेकेंड, दिस इज स्पीड एट एनी टाइम। अगर आपसे पूछे व्हाट इज स्पीड एट 1 सेकेंड, तो आंसर फिर भी यही होगा। व्हाट इज स्पीड एट 2 सेकेंड, आंसर फिर भी वही होगा। व्हाट इज स्पीड एट 4 सेकेंड, आंसर फिर भी वही होगा। व्हाट इज स्पीड एट 5th सेकेंड, आंसर फिर भी वही होगा। तो एग्जामिनर आपको ट्रैप कर सकते हैं किसी भी तरीके से। आपको ये बात पता होना चाहिए कि जब एक स्ट्रेट लाइन है तो स्पीड एवरीवेयर इज कांस्टेंट। ये बात बिल्कुल स्ट्रेट अवे आपको ये बात पता होना चाहिए कि स्पीड इस केस में कांस्टेंट है, और चाहे कांस्टेंट है तो उसका मतलब हर जगह वही है। अगर आपसे ये बात पूछे, अगर आपसे ये मैं ये कहूँ कि इंक्रीजिंग स्पीड यहाँ पे कैसी होगी, तो बच्चों मैंने कांस्टेंट स्पीड का बता दिया। अब अगर ऐसी सिचुएशन है, ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका ऐसा है, तो इसका मतलब ये होता है कि अब देखें ग्रेडियंट स्टार्ट में ज़ीरो, ग्रेडियंट फिर ज़्यादा, ग्रेडियंट ज़्यादा, तो इस केस में स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है। ठीक है। और अगर आपसे कहा जाए कि इस केस में इस टाइम तक, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन जो मैं अभी बताने लगा हूं आपको, कि इस टाइम T1 पे अगर कहा जाए कि इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालें, तो वो इस लाइन के ग्रेडियंट से फाइंड करेंगे जो इसके ऊपर टेंजेंट है। इसका ग्रेडियंट क्या देगा, ग्रेडियंट इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब है स्पीड एट एनी टाइम, एट पर्टिकुलर टाइम, इसका ग्रेडियंट। लेकिन अगर आपसे कहा जाए एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड के लिए क्या करोगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। इस लाइन का जो ग्रेडियंट होगा, ये जो लाइन रेड मैंने शो की है, इस लाइन का ग्रेडियंट जो है दैट विल गिव यू एवरेज स्पीड, बिकॉज टोटल डिस्टेंस इस टाइम तक जो कवर किया है वो ये है, और टोटल टाइम जो लगा है वो ये है। तो टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम जो है दैट विल गिव यू एवरेज स्पीड। तो दोनों ख्याल रखना है कि एवरेज स्पीड कैसे फाइंड करते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये इंक्रीजिंग स्पीड की मैंने बात की। फिर आपसे कहा जाए कि डिक्रीजिंग स्पीड, डिस्टेंस टाइम स्पीड, इस केस में देखें स्पीड को क्या फ़र्क पड़ रहा है, ग्रेडियंट शुरू में मैक्सिमम, फिर ग्रेडियंट कम हो गया, फिर ग्रेडियंट कम हो रहा है, डिस्टेंस आपका इंक्रीज ही हो रहा है। ये बात समझ आनी चाहिए, अक्सर बच्चे ये नहीं समझ रहे। तो यहाँ डिस्टेंस ज़ीरो, यहाँ डिस्टेंस ये, यहाँ डिस्टेंस ये, यहाँ डिस्टेंस ये, डिस्टेंस इज
इंक्रीजिंग बट एट डिक्रीजिंग रेट। डिस्टेंस इंक्रीज ही हो रहा है लेकिन स्पीड को क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, स्पीड डिक्रीज ही हो रही है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट हमेशा आपके पास पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा किस सिचुएशन में हो सकता है, ये आपके पास डिस्टेंस है, ये आपके पास टाइम है। ठीक है, और अगर आपसे कहा जाए कि जी आप यहाँ से जा रहे हो, कोई भी गाड़ी है, ये आप हैं, इस पॉइंट ओ से आपका डिस्टेंस देखा जा रहा है, तो शुरू में वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, फिर आपके पास जैसे आप इस जगह पहुंचते हैं तो डिस्टेंस इस पॉइंट से आपका कम हो गया है, फिर आगे जाएं तो डिस्टेंस और कम होगी एंड सो ऑन। ठीक है, तो डिस्टेंस इंक्रीजिंग, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो आपके पास स्पीड है, इंक्रीजिंग स्पीड, डिक्रीजिंग स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, दोनों मैंने आपको बात बताई। वेयर एज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को, इसको मैं डी से शो करता हूँ, डिस्प्लेसमेंट को, टाइम को टी से शो करता हूँ। बच्चों आप सबको पता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपका जो है, डिस्प्लेसमेंट आपका कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट माइनस में भी जा सकता है। ये होगा तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। ठीक है, और अगर आपके पास ये होगा तो इसका मतलब स्पीड ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट है। अगर आपके पास ये है तो स्पीड फिर भी कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का कम हो रहा है, मतलब मीन टू से कि आप ऑब्जेक्ट वापस इस पॉइंट ओ की तरफ आ रहा है। ठीक है, अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा है तो इसका मतलब एंड पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होना शो करता है कि ऑब्जेक्ट वापस उसी जगह पे पहुंच गया है। पहले इस टाइम के लिए डिस्प्लेस वेलोसिटी कांस्टेंट, यहाँ पे देखें इस पार्ट के दौरान ग्रेडियंट कांस्टेंट वेलोसिटी पॉजिटिव, फिर यहाँ पे वेलोसिटी जीरो, इस पार्ट के लिए वेलोसिटी आपके पास नेगेटिव, ग्रेडियंट ऑफ दिस पार्ट इज नेगेटिव कांस्टेंट, दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ जा रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से, अगर इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से आपको कहा जाए वेलोसिटी टाइम ग्राफ की ऑप्शंस दिए और वो के वेलोसिटी टाइम ग्राफ बता दें कौन सा है, तो ग्रेडियंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज वेलोसिटी, टेल दिस t1 वेलोसिटी इज पॉजिटिव कांस्टेंट वैल्यू, फिर वेलोसिटी जो है इस टाइम तक जीरो है और इस पार्ट का ग्रेडियंट जो है वो नेगेटिव है, तो वेलोसिटी जो है यहाँ पे इस तरह होगी। दैट मीन कि ऑब्जेक्ट वापस अपनी वेलोसिटी पहले पॉजिटिव थी, फिर आपकी वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव होगी, इसका मतलब ऑब्जेक्ट वापस अपनी जगह की तरफ आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट एंड पे जीरो होने का मतलब है ऑब्जेक्ट वापस उसी पोजीशन पे पहुंच चुका है। अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कुछ इस तरह का है, दिस इज पॉसिबल, इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट यहाँ से डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, फिर डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, ऑब्जेक्ट वापस उसी पोजीशन पे, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव साइड पे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और वापस ऑब्जेक्ट उसी पोजीशन पे दोबारा आ गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो, मतलब इस पोजीशन से स्टार्ट किया, डिस्प्लेसमेंट आगे इंक्रीज हुआ, फिर वापस आया, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज, यहाँ पे जीरो, फिर माइनस साइड पे मैक्सिमम, फिर दोबारा इधर आ गया, तो एंड पे भी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, इसका मतलब ऑब्जेक्ट वापस अपनी जगह पे पहुंच गया है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर आपके पास जो है इस तरह का है, तो इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की शुरू में ज़्यादा मैग्नीट्यूड उसका, फिर कम होगी, फिर और कम होगी एंड सो ऑन, सो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिक्रीजिंग। डिस्प्लेस वेलोसिटी थ्रू आउट नेगेटिव है, मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट
का जो है वो डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, ये डिफरेंट सिचुएशंस थी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के सॉरी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के ग्राफ्स क्या शो करते हैं, और उन ग्राफ्स को हम देख के अगर हमें वेलोसिटी और स्पीड का ग्राफ निकालना पड़े तो हम कैसे निकालेंगे। और बच्चों दूसरी बात है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो, ये बात यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। और एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कैसे पता चलेगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन है वेरिएबल एक्सेलरेशन है, वो हम देखेंगे। इसका ग्रेडियंट एक्सेलरेशन, इसका एरिया जो है बच्चों डिस्प्लेसमेंट होता है। ऐसा क्यों होता है, अगर आपका ये वर्टिकल एक्सिस पे वेलोसिटी है, इस एक्सिस पे आपका टाइम है, तो ये देखें एरिया की यूनिट क्या बनती है, एरिया इज़ 1/2, बेस में टाइम है, हाइट में वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम ये डिस्प्लेसमेंट की यूनिट बनती है। ये एक क्वेश्चन है जी, ये इसको कहते हैं रेडियो कंट्रोल टॉय कार ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट रोड लाइन फॉर 15 सेकेंड्स, द वेरिएशन विद टाइम टी वेलोसिटी ऑफ द कार इज शोन। सबसे पहले इस ग्राफ को रीड करना आना चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 3, और ये थ्रू आउट 3 है यहाँ तक, 10 सेकेंड तक इसकी वेलोसिटी 3 है। उसके बाद 10 सेकेंड पे वेलोसिटी जो है वो 3 से -6 हो जाती है, और फिर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है नेक्स्ट 5 सेकेंड तक के लिए। ठीक हो गया। पूछा क्या जा रहा है, एवरेज वेलोसिटी। जब वेलोसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव हुई है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, एरिया ऑफ दिस ग्राफ, ये रेक्टेंगुलर पाथ है, रेक्टेंगल है, तो बेस इनटू हाइट 30 मीटर उसने फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। दिस इज 30 मीटर। और अगर आप इस पार्ट के रेक्टेंगल का देखो तो इस केस में देखें बेस इज 5, टाइम आपने ये लेना है, और हाइट इज 6, सो 30 मीटर यहाँ पे भी उसने कवर किया। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट सीधा आगे 30 मीटर गया और वापस उसी लाइन पे 30 मीटर वापस आ गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एंड देन डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में जो है वो, यहाँ से अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास नेगेटिव हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो हो गया। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो होने का मतलब ये है कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम होती है, तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी जीरो। ठीक है। और अगर कहा जाए टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, शाबाश, तो टोटल डिस्टेंस जो है वो आपके पास 60 मीटर होगा। अगर कहा जाए कि एवरेज स्पीड कितनी है, तो एवरेज स्पीड कितनी होगी, 60 डिवाइड बाई 15, तो ये आपके पास 4 मीटर पर सेकेंड इसकी एवरेज स्पीड होगी। तो अगर इस क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी के बजाय स्पीड लिखा होता तो फिर आप ये आंसर लिखते। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मैंने आपको बता दिया ग्रेडियंट क्या शो करता है और उससे क्या पता चला सकते हैं। यहाँ पे देखें वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक ऑब्जेक्ट का स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इन द एयर, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, स्टोन इज थ्रोन अप एंड अप एट टाइम टी इक्वल टू जीरो। तो जैसे बच्चे ऊपर फेंकते हैं तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो डिक्रीज होती है। ये देखें वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है एट कांस्टेंट रेट बिकॉज ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। यहाँ पे टी जीरो पे वेलोसिटी जीरो होगी, उसके बाद देखें वेलोसिटी नेगेटिव होगी। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट अपनी पहले ऊपर गया और फिर वहां से वापस नीचे उसी लाइन पे आ रहा है। हमसे क्या डिमांड किया गया है कि एरिया एक्स जो है वो 5 मीटर को शो करता है, एरिया वाई जो है वो 3 मीटर को शो करता है। पूछा क्या जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट निकालें फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, पहले 5 मीटर और वापस जो है वो उसने 3 मीटर किया है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ से क्या होगा, 2 मीटर होगा। ठीक है। अगर उसने कहा होता डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस 8 मीटर होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे कहा जाए कि इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या है थ्रू आउट, तो एक्सेलरेशन ग्रेडियंट ऑफ दिस पार्ट लाइन, ग्रेडियंट स्ट्रेट लाइन का कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। अक्सर बच्चों से यहाँ पूछा जाता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कहते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है। याद रखना एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, यहाँ वेलोसिटी जीरो है। ग्रेडियंट ऑफ दिस ग्राफ इज नॉट जीरो। वहाँ कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए वेलोसिटी जीरो स्टे नहीं हुई, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए थी, मतलब उसका ग्रेडियंट यहाँ पे जीरो नहीं था, तो इसलिए जो है वो एक्सेलरेशन जो है वो
कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन इस पॉइंट पे भी नॉन जीरो ही है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं जी। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी वी आई थी, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी वी एफ होगी। तो वेलोसिटी वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, इस दौरान उसका टाइम जो है वो टी लगा है। वैसे एक्सेलरेशन को डिफाइन करने के लिए जो है वो चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम। अब वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकेंड, टाइम की है सेकेंड, तो एक्सेलरेशन की यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और अगर आपके पास एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये जानना ज़रूरी है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है? नेट फोर्स की डायरेक्शन में होता है। ये किसने बताया? आपको पता है, न्यूटन की सेकंड लॉ का स्पेशल केस है, एफ इज इक्वल टू एम है। सो एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, एफ वेक्टर क्वांटिटी, दो वेक्टर्स जो है वो जब ये एक मैस एम से मल्टीप्लाई हो स्केलर क्वांटिटी, दे हैव सेम डायरेक्शन। सो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा नेट फोर्स की डायरेक्शन में होती है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में हो सकती हैं। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में होगी तो ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज हो रही होगी। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो स्पीड ऑब्जेक्ट की डिक्रीज हो रही होगी। तो इस इक्वेशन को अगर आप रीअरेंज करें तो आपके पास ये बनता है ए टी वी एफ माइनस वी आई। तो वी एफ को सब्जेक्ट बनाएं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बनती है, जो बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन निकाली गई है। ठीक है, अगर एक ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, तो उसका मतलब सेकेंड स्क्वायर है, तो उसका मतलब क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट की स्पीड अगर इनिशियल स्पीड ज़ीरो थी, तो 1 सेकंड बाद स्पीड जो है वो इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सॉरी 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। 2 सेकंड बाद इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी अगर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। और 3 सेकंड बाद इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। 4 सेकंड बाद जो है वो 40 मीटर पर सेकंड होगी। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ये मतलब है। अगर वेलोसिटी का इंक्रीज एक कांस्टेंट अमाउंट से हो रहा हो तो उसको कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहते हैं। कि चेंज ऑफ वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल सेम हो तो उसको हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहते हैं। जैसे अगर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पहले 40 मीटर पर सेकंड है, एक इसकी 2 सेकंड बाद या 1 सेकंड बाद वेलोसिटी 50 होगी मीटर पर सेकंड, अगले 1 सेकंड बाद वेलोसिटी 60 होगी, अगले 1 सेकंड बाद वेलोसिटी 70 होगी, तो इसका मतलब होगा इस सब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ये 1 सेकंड के इंटरवल पे हो रहा है। एक्सेलरेशन कितना होगा? यहाँ पे भी देखें 10 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटी, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन सॉरी स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसको हम कहते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मत कहाँ से आपको पता चलता है, ग्राफ से कैसे आप देखते हो, ये ज़रा मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ यहाँ पे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कैसे पता चलता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट कैसा होता है? देखो बच्चों, अगर आपके पास वेलोसिटी वर्टिकल एक्सिस पे है, टाइम हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होता है। इस ग्राफ का मतलब होता है एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट है। इस ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एक्सेलरेशन। और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा हो तो इसका मतलब होगा कि एक्सेलरेशन आपके पास कांस्टेंट है। आप ज़रा देखें, थोड़ा सा गौर करें, वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, ग्रेडियंट भी पॉजिटिव है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज हो रही है। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात थोड़ा देखनी है कि ए लेवल वाले स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, कि राइट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा हो तो उसकी वेलोसिटी को पॉजिटिव समझा जाता है। राइट डायरेक्शन को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। हम ए लेवल में क्या होते हैं, आज़ाद होते हैं, हम जिस डायरेक्शन को भी, हम साइन कन्वेंशन से हमने देखा हुआ है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम जिस तरह भी लें चीज़ें उसके अकॉर्डिंगली सेट कर लेते हैं हम। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो इंक्रीज हो रही है एट कांस्टेंट रेट। ये जो रेड लाइन से शो किया है, इसमें एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है। ये अगर मैं तीसरी लाइन ड्रॉ करता हूँ, इसमें एक्सेलरेशन जो है वो आपके पास डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे जाके एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो ज़ीरो के अप्रोच कर रही है। ठीक है, सो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ये मैंने आपको बता दिया। डिसेलरेशन क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही हो। अगर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इधर है
और नेट फोर्स इधर है। ऐसा कब पॉसिबल होता है? ऐसा पॉसिबल होता है, नेट फोर्स और एक्सेलरेशन एक डायरेक्शन में होते हैं। जैसे एक ऑब्जेक्ट को फर्श पे रोल डाउन करते हैं, थ्रो करते हैं, तो क्या होता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन आगे है लेकिन उसके नेट फोर्सेस बैकवर्ड डायरेक्शन में है, सो एक्सेलरेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में है। अगर उसका एक्सेलरेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में है तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट स्लो डाउन हो रहा होगा। जब एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो उसको हम कहते हैं डिसलेरेशन। अब डिसलेरेशन जो है वो कांस्टेंट अमाउंट से भी हो सकती है, डिक्रीजिंग अमाउंट से भी हो सकती है, इंक्रीजिंग अमाउंट से भी हो सकती है, वो हम आपको बता दें। चेंजिंग एक्सेलरेशन का मतलब ये होगा, जैसा कि ऊपर मैंने आपको बताया, कि ऑब्जेक्ट का जब एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तो उसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आपका चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल, आप देखें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन का चेंज होने का कैसे मतलब पता चल रहा है? ये टाइम है, ये वेलोसिटी है बच्चों। अगर ग्राफ आपका कुछ इस तरह है, इसका क्या मतलब है, जो इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है ना, वो क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। ये कैसे पता चल रहा है? इस लाइन पे ग्रेडियंट कुछ और है, इस लाइन पे ग्रेडियंट कुछ और है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट का T1 पे एक्सेलरेशन को कंपेयर करें T2 पे एक्सेलरेशन के साथ, तो एक्सेलरेशन इधर अगर A1 है, इधर एक्सेलरेशन A2 है, तो A2 इज ग्रेटर देन A1। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए आप टेंजेंट का ग्रेडियंट देख लो, और एवरेज एक्सेलरेशन के लिए आप क्या करते हो, अगर आपसे कहा जाता है कि T2 तक एवरेज एक्सेलरेशन की बात करें, तो फिर इस लाइन का जो ग्रेडियंट होगा, ये एवरेज एक्सेलरेशन को शो करेगा। ठीक है। अच्छा, अब देखो, अगर बच्चों आपके पास एक ऑब्जेक्ट की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, एक सेकंड बाद इसकी स्पीड हो जाती है 20 मीटर पर सेकेंड, अगले एक सेकंड बाद इसकी स्पीड होती है 35 मीटर पर सेकेंड, और अगले एक सेकंड बाद होती है 70 मीटर पर सेकेंड। ये ईच एज एक सेकंड के बाद क्या मामला है? तो पहले सेकंड में एक्सेलरेशन क्या है, 20 - 10/1, सो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर एक्सेलरेशन है। यहाँ पे इधर से इधर आने में एक्सेलरेशन कितना है, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर एक्सेलरेशन है। यहाँ पे क्या एक्सेलरेशन, 35 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड भी इंक्रीज हो रही है और एट इंक्रीजिंग रेट हो रही है। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन में अक्सर बच्चे फंस जाते हैं, वो कहते हैं जी डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। नहीं, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी डिक्रीज इंक्रीज ही हो रही होती है, लेकिन एट इंक्रीजिंग रेट। जैसे हम कहते हैं जी पाकिस्तान का ग्रोथ रेट, अगर हम कहते हैं कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान ग्रो नहीं कर रहा, इसका मतलब हो रहा है कि पाकिस्तान ग्रो तो कर रहा है लेकिन एट डिक्रीजिंग रेट। अभी मैं आपको बताता हूँ कि डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का क्या मतलब है। अगर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पहले थी 10 मीटर पर सेकेंड, एक सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी आ गई 14 मीटर पर सेकेंड, अगले एक सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी हुई 16 मीटर पर सेकेंड, अगले एक सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी हुई 17 मीटर पर सेकेंड। तो अब बच्चों यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, आप खुद मुझे बताएं, एक एक सेकंड बाद ये बात हो रही है। सो यहाँ पे एक्सेलरेशन है 14 - 10 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, यहाँ पे एक्सेलरेशन है 16 - 14 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, यहाँ पे एक्सेलरेशन है 17 - 16 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। सो एक्सेलरेशन आपका डिक्रीज हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी आपकी स्टिल इंक्रीज हो रही है, 10 से 14, 14 से 16, 16 से 17। सो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब प्लीज़ ये नहीं लेना कि डिक्रीजिंग वेलोसिटी। ठीक है। उसके बाद अगर डिसलेरेशन, कांस्टेंट डिसलेरेशन का मतलब क्या है और उसको हम कैसे देखेंगे? कांस्टेंट डिसलेरेशन, इसकी एग्जांपल आपको कराता हूँ। अगर एक ऑब्जेक्ट की स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी सॉरी, एक सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी हो गई है 40 मीटर पर सेकेंड, अगले एक सेकंड बाद 30 मीटर पर सेकेंड,
अगले 1 सेकंड बाद 20 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। तो दैट इज कांस्टेंट डिसलेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, याद रखना यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन को हमेशा डिसलेशन ही कहते हैं। ये एफएससी में, ये लेवल वाले स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ हम वेलोसिटी को, अगर आपके पास वेलोसिटी पॉजिटिव, वेलोसिटी को हमेशा पॉजिटिव लेंगे अगर, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन अगर आपके पास नेगेटिव है, तो इसका मतलब वेलोसिटी जो है आपके पास, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब विद रेफरेंस टू द पॉजिटिव वेलोसिटी हम बात करें तो उसको डिसलेशन ही कहेंगे। यहाँ पे, यहाँ पे जो है आपके पास एक्सेलरेशन क्या होगा, 40 - 50 ओवर टाइम, 1 सेकेंड था तो -10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा आपके पास -10। यहाँ भी एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकेंड। सो आप देखें एक्सेलरेशन जो है आपके पास डिसलेशन है, लेकिन ये कांस्टेंट है। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। अब आप लोग ऐसी सिचुएशन सोचेंगे जिसमें डिसलेशन आपका इंक्रीज हो रहा हो, इंक्रीजिंग डिसलरेशन, ये इंक्रीज हो रहा होगा, तो फिर आपके पास कैसी सिचुएशन होगी, ये जरा आप लोग सोचें। फिर डिक्रीजिंग डिसलेशन को सोचें, ठीक है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिसलेशन कैसे दिखेगा आपके पास, ये अगर आपके पास टाइम है, ये वेलोसिटी है। अगर आपके पास ये सिचुएशन है, तो ये कांस्टेंट डिसलेशन होगा। वेलोसिटी कम हो रही है एट कांस्टेंट रेट। और बच्चों ये जो चीज़ है ना, इसमें क्या हो रहा है रेड लाइन में, इसके इसमें आपके पास क्या हो रहा है कि अब देखिए ना, वेलोसिटी पॉजिटिव है, ग्रेडियंट नेगेटिव है, तो इसका मतलब डिसलेशन है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे ग्रेडियंट जीरो, यहाँ पे ग्रेडियंट कम, यहाँ पे ग्रेडियंट ज़्यादा, तो इसमें इंक्रीजिंग डिसलेशन है। और अगर ये सिचुएशन हो तो इसमें इसमें डिक्रीजिंग डिसलेशन है। ये सारी पॉसिबिलिटीज वेलोसिटी टाइम ग्राफ में से बता दी कि कांस्टेंट डिसलेशन, इंक्रीजिंग डिसलेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये क्या क्या हो सकते हैं। अब थोड़ा इसका सिचुएशंस को डिस्कस करते हैं। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ग्रेजुअली डिक्रीजेस व्हेन द बॉडी इज सेड टू बी। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप डिक्रीज हो रही है, ये पास पेपर का क्वेश्चन है। स्लोप का मतलब यहाँ ग्रेडियंट ही होता है, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, स्लोप जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो रहा होगा, वो डिक्रीज होगा, ठीक है। सो एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकते हैं। देखिए मैं अभी आपको इस तरह की सिचुएशन हम डिस्कस करते हैं कि अगर स्लोप कम हो रही है, तो इसका क्या मतलब है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप कम हो रही, एक ये पॉसिबिलिटी है। एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप कम होने की पॉसिबिलिटी ये है। इसमें भी स्लोप कम हो रहा है, यहाँ स्लोप ज़्यादा, यहाँ स्लोप कम, यहाँ स्लोप कम। इसमें भी स्लोप ज़्यादा, यहाँ स्लोप कम, यहाँ स्लोप कम। तो अब देखिए पहली सिचुएशन में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसमें वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, ये भी पॉसिबल है। ये दूसरे केस में नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो पॉसिबल नहीं है, तो ए और बी दोनों पॉसिबल है। ये पास पेपर का क्वेश्चन है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, अगर आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना होगा तो टेंजेंट से पता चलेगा। अगर पॉइंट ए पे टेंजेंट का ग्रेडियंट निकालें तो वो बताएगा एक्सेलरेशन एट 5 सेकेंड। और अगर आप इस पॉइंट पी, लाइन पी क्यू का ग्रेडियंट निकालेंगे तो एवरेज एक्सेलरेशन, हम निकालना क्या चाह रहे हैं, एवरेज एक्सेलरेशन। सो ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन पी क्यू, ये आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन होगा। अगर वो कहता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज के बजाय लफ्ज यूज होता है इंस्टेंटेनियस,
तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए आपके पास ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट एट क्यू यूज होता। ठीक है। तो दोनों बातों को आपने देखना होगा क्वेश्चन में कि वो किस चीज की बात करे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करे या एवरेज एक्सेलरेशन की बात करे। ये क्वेश्चन में देखें, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर कांस्टेंट। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पहले में देखें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी जो है आपकी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट। दूसरे केस में वेलोसिटी कांस्टेंट और एक्सेलरेशन जो है वो जीरो, ये दो, जीरो भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। तीसरे केस में वेलोसिटी इंक्रीज, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो भी इंक्रीज। ठीक है। अब आपने इन तीनों में से वो बताना है कि चारों ऑप्शन में से क्या है, तो आपके पास सी ऑप्शन होगी, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों कांस्टेंट। अगर क्वेश्चन होता वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो रहा है, तो फिर बी ऑप्शन होती। अगर वो कहता है वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, फिर आपके पास ए ऑप्शन है। तो आपने सिचुएशन बेस्ड देखना। Which graph represent the motion of car that is traveling along a straight road with the speed that is increases uniformly? स्पीड इंक्रीज होना, स्पीड क्या हो रही है भैया, स्पीड इंक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली। पहले केस में क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का क्या मतलब है कि स्पीड ऑब्जेक्ट की स्ट्रेट लाइन में स्पीड और वेलोसिटी का एक ही मतलब होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे स्पीड इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली। यहाँ पे एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि स्पीड इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। ठीक है। यहाँ इस केस में क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा है, तो यहाँ पे स्पीड जीरो है। तो स्पीड इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट, तो ऑप्शन ए होगा। इस केस में देखो, एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम ए टॉल बिल्डिंग, द ग्राफ शोज हाउ द वेलोसिटी इन ऑब्जेक्ट शोज इन चेंजेस विद टाइम टी। वाई और जेड पे कंपेयर करना है। देखें जेड पे वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो हो गया है, तो इसका मतलब है जेड पे वेलोसिटी तो मैक्सिमम है, एक्सेलरेशन जीरो हो गया। यहाँ पे वाई पे क्या है कि ग्रेडियंट ऑफ दिस पार्ट इज स्मॉलर देन द ग्रेडियंट ऑफ दिस पार्ट। तो इसका मतलब ये है कि वाई पे आपके पास एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है और जेड पे एक्सेलरेशन आपके पास जीरो हो गया। सो जेड पे एक्सेलरेशन जीरो, ये दो पॉसिबिलिटीज आपके पास थी। अगर आपने गेस भी लगाना है तो इन दो को आप इग्नोर कर देंगे। ठीक है। और फिर इंक्रीजिंग और कांस्टेंट, तो आपको पता है वाई पे कांस्टेंट तो है नहीं है, यहाँ पे ग्रेडियंट इससे फौरन अगले लम्हे ग्रेडियंट कम हो रहा है, तो इसका मतलब वाई पे ये ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा था। ठीक है। फिर ये क्वेश्चन है, ये करें, इफ द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज इंक्रीजिंग, स्लोप इंक्रीज हो रही है, तो इसका क्या मतलब होगा। स्लोप इंक्रीज होने का मतलब ये है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। ठीक है, स्लोप से स्लोप इंक्रीज हो रही है, तो आपके पास वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है। अब अगर आपके पास वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो इसका क्या मतलब होगा। वेलोसिटी इंक्रीज होने का मतलब, अब आप ज़रा सोचें कि वेलोसिटी इंक्रीज होने से एक्सेलरेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। शाबाश, ये 2 मिनट आपको देता हूँ, आप ज़रा सोच के बताएं कि इस केस में एक्सेलरेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। शाबाश। क्या एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये तो कंफर्म है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, ये तो कंफर्म है। वेलोसिटी डिक्रीज नहीं हो सकती, स्लोप ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। क्या वेलोसिटी, स्लोप वेलोसिटी है, तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या, एक्सेलरेशन वो कहता है पॉजिटिव होगा, क्या एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकता है। आप देखें जैसे, यहाँ पे
ये आपके पास है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन जो है वो आपके पास पॉजिटिव है, वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है। सो वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही होगी तो स्लोप ऑब्जेक्ट का जो है वो एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव ही होगा। हमेशा याद रखना, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव ही होगा। तो इसलिए सी, सो बोथ ए एंड सी आर पॉसिबल, ये आपके पास है। ठीक है। तो इस डिस्कशन में मैंने आपको ये बता दिया है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर आपसे कहा जाए कि एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा है, इसका डिस्प्लेसमेंट निकालें तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना आना चाहिए, बेस मल्टीप्लाई बाई दिस हाइट। अगर आपसे कहा जाता है कि जी एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टाइम ग्राफ पहले कुछ ये था, फिर कुछ ये हुआ, फिर ये हुआ, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछे तो क्या होगा, ये मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि पॉजिटिव का मतलब है पहले इधर जा रहा है, फिर इधर जाना शुरू हो गया है, और फिर इधर जाना शुरू हो गया है उसी लाइन पे। तो एंड पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपको ये फाइंड करना आना चाहिए। ठीक है। और मैंने सारे ग्राफ्स का बता दिया है कि इंक्रीजिंग ग्रेडियंट, डिक्रीजिंग ग्रेडियंट, और ये सारा चक्कर मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस, न्यूटन लॉज, मोमेंटम एंड सो ऑन। आई होप कि आपको ये बातें समझ आई होंगी। अगर आपको समझ आई आप अपने बाकी दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि उन सबको भी फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच।